नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की बायोलॉजी की पाठ्य पुस्तक का 14वां चैप्टर 14th चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ, पादप वृद्धि। ठीक है। अब आज ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, जिसमें एक पादप वृद्धि वाला चैप्टर टॉपिक है। उसके बाद में पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, जिनको पीजीआरस या प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, उनका उल्लेख है। इसके अलावा फोटो पीरियडिज्म है, वर्नलाइजेशन है, ऐसे अनेक टॉपिक्स का इसमें उल्लेख है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, इसका एक अंश है जिसका नाम प्लांट ग्रोथ है। आइए देखते हैं पादप वृद्धि से क्या अभिप्राय है अपना। ये वृद्धि की परिभाषा कहेंगे हम। वृद्धि कहेंगे किसको? वृद्धि मतलब बढ़ना, बढ़ोतरी होना। किस चीज़ में बढ़ोतरी होना? दो चीज़ों में बढ़ोतरी होना, और वो भी अनुत्क्रमणीय रूप से, इरिवर्सिबल, यानी परमानेंट वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। किस किस चीज़ की? एक तो शुष्क भार में, दूसरा आयतन। तो पादप के शुष्क भार व आयतन में स्थायी बढ़ोतरी या अनुत्क्रमणीय बढ़ोतरी को कहेंगे पादप वृद्धि। ठीक है। शुष्क भार और आयतन में होने वाली स्थायी बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज। परमानेंट मतलब स्थायी, और अनुत्क्रमणीय इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी है। किसमें? इन ड्राई वेट एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ड्राई वेट मतलब शुष्क भार, एंड वॉल्यूम मतलब आयतन, और बॉडी मतलब शरीर की या अंग की, और यहाँ तक कि एक व्यक्तिगत कोशिका की। अकेली कोशिका भी स्थायी रूप से बढ़ गई, उसका शुष्क भार बढ़ गया, उसका आयतन बढ़ गया, तो वो भी वृद्धि है। पादप का कोई अंग है, वो स्थायी रूप से उसमें बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, उसके शुष्क भार और आयतन में, तो वो भी वृद्धि है। और संपूर्ण पादप शरीर में तो होता ही है। ठीक है। जंतुओं में जो वृद्धि है, ये स्थायी रूप से जो वृद्धि से एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई चने का बीज है, हमने पानी में डाल दिया और वो फूल गया, पानी से हमने हटा दिया उसको अंकुरित होने से पहले ही, वो वापस सूख गया, तो वो वृद्धि नहीं हुई। एक बार ज़रूर पानी के कारण से उसका आयतन बढ़ा है, लेकिन वो परमानेंट ग्रोथ नहीं हुई। वो परमानेंट, वो फूला हुआ नहीं रह गया, उसको वापस हमने पानी से हटा दिया, वापस सूख कर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया। इसका मतलब वो रिवर्सिबल ग्रोथ हुई। ग्रोथ तो हुई, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, लेकिन उसका शुष्क भार नहीं बढ़ा था। शुष्क भार यदि बढ़ जाता तो वो स्थायी रूप से बढ़ी हुई आकृति में रहता। अब वही बीज यदि अंकुरित हो जाए, अंकुरित हो गया, उसका मूलांकुर बाहर निकल गया, अब वो इरिवर्सिबल है। जो मूलांकुर जो बाहर निकला है वो वापस अंदर नहीं आएगा, वो परमानेंट है, वो परमानेंट है ना। तो वो स्थायी बढ़ोतरी हुई है, उसका आयतन बढ़ गया, वो जितना बीज था उसमें मूलांकुर बाहर निकल गया, बढ़ गया उसका, है ना। साथ में वो इरिवर्सिबल हुआ, वापस नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें शुष्क भार में भी बढ़ोतरी हुई है, भले ही हम उस बीज को पुनः सुखा दें, अंकुरित करके सुखा दें, लेकिन वो वृद्धि हो गई थी। ठीक है। तो ये वृद्धि जंतुओं में वृद्धि प्राय एक निश्चित आयु तक रहती है, उसके बाद में वृद्धि जो है वो रुक जाती है। पादपों में ये विशेषता है कि उनमें जीवन पर्यंत, विशेषकर जो वार्षिक बहुवार्षिक पादप है, जीवन पर्यंत वृद्धि जारी रहती है। ठीक है। इसको ये हो गया परिभाषा। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि पादप में वृद्धि के स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ होती है वृद्धि। अब वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करवानी है, फिर कोशिका की लंबाई में बढ़ोतरी करवानी है, फिर उनके कार्य विभेदन करके उनको स्थायी रूप में परिवर्तन करना है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो पादप में नई कोशिका की उत्पत्ति विभज्योतक करता है। ऐसा उत्तक नाम से ही स्पष्ट है, विभज्योतक।
उत्तक तो यही साथ में, ऐसा उत्तक जो लगातार विभाजन करता रहता है। विभज्योतक विभाजन से आया है, विभज्यो, ठीक है, यानी विभाज्य उत्तक, ऐसा उत्तक जो हमेशा विभाजनशील बना रहता है, हमेशा नई कोशिकाएं बनाते रहता है, ठीक है। विभज्योतक अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। अब ये मेरिस्टेम 3 जगह पर होता है, एपिकल या शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। शीर्षस्थ विभज्योतक एक डायग्राम से देखते हैं, देखो ये रहा, चोटी में ये हमने तने का भाग दिखाया, तो तने की चोटी और जड़ की चोटी में भी होता है ये शीर्षस्थ विभज्योतक। जहाँ गांठें होती है जिनको हम लोग पर्व संधि बोलते हैं, वहाँ पे इंटरकैलरी या इंटरसेलरी मेरिस्टेम, जिसको अंतर्वेपसी विभज्योतक कहते हैं, ये इस शीर्षस्थ विभज्योतक के पीछे छुटी हुई विभाजनशील कोशिकाएं हैं। ये दोनों ही पादप की लंबाई में वृद्धि करते हैं, पादप की लंबाई में वृद्धि करेंगे, यहाँ पे इस पार्श्व शाखाओं में वृद्धि करेंगी, साइड में पत्तियाँ लगी उनकी वृद्धियाँ करेंगी, ठीक है। ये भी हो गया अंतर्वेशी, अंतर्वेशी ये शीर्षस्थ, दोनों ही लंबाई में वृद्धि करती है। इस लंबाई में वृद्धि होना, इसको हम प्राथमिक वृद्धि भी बोलते हैं, और ये दोनों प्राथमिक विभज्योतक भी है, ठीक है। फिर साइड में लेटरल मेरिस्टेम, तीसरा हो गया लेटरल मेरिस्टेम, जो कि पादप के पार्श्व मिलता है साइड में, ये लेटरल है, ठीक है। ये लेटरल मेरिस्टेम दिखा रहा है साइड में, इसको बीच में से काटते हैं तो ये ऐसा दिखाई दिया है। ये लेटरल मेरिस्टेम, इसका प्रसिद्ध उदाहरण आपको याद होगा, एधा या कैम्बियम, एधा या कैम्बियम जिसको कहते हैं, विशेष रूप से ये द्विबीजपत्री पादपों में जाइलम फ्लोएम के बीच में मिलते हैं, और उसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं। इसके कारण से पादप की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसको हम द्वितीयक वृद्धि भी कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि आपने पढ़ा है, कैम्बियम की सक्रियता के कारण से ये लेटरल मेरिस्टेम, तो इनके कारण से अपने पादप में ये साइड से ये स्थान है जहाँ पर वृद्धि होती है। अब वृद्धि के चरण, 3 चरणों में वृद्धि होती है पादपों में। पहला है फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, पहला चरण है कोशिका निर्माण प्रावस्था। कोशिका बनाएंगी कौन? ये शीर्षस्थ और ये अंतर्वेशी और ये पार्श्व विभज्योतक, ये नई कोशिकाएं बनाती हैं। नई कोशिकाएं जो बनती है, फिर कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, तो दूसरी प्रावस्था नाम है कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था, फेज ऑफ सेल इलॉन्गेशन, ठीक है। फिर कोशिका की लंबाई में वृद्धि होने के बाद में उनका विभेदीकरण होता है, यानी अब तक कोशिकाएं जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो उनका श्रम विभाजन नहीं हुआ, कार्य और स्थान के हिसाब से वो विशिष्टीकृत उत्तक में नहीं परिवर्तित हुए। बाद में कार्य और स्थान के अनुसार इनका विशिष्टीकरण जब हो जाएगा, कोई अधिचर्म के रूप में कार्य करेंगी, कोई वलकुट के रूप में, कोई अंतस्त्वचा के रूप में, कोई जाइलम के रूप में, कोई परिरंभ के रूप में, ऐसे अलग अलग उनका रूप, रंग, आकृति और कार्य उसके अनुसार अलग अलग हो जाएगा, तो तब उसको हम कहेंगे फेज ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन, कोशिका विभेदीकरण प्रावस्था। कोशिका विभेदीकरण प्रावस्था, ये 3 प्रावस्थाएं हैं, पहले बनेंगी, फिर लंबाई में वृद्धि होंगी और फिर उनका विभेदीकरण होगा, ठीक है। ये अपने अलग अलग छोटी छोटी बातें आपके आ गई। अब आगे चलते हैं हम। एक मिनट, ग्रोथ रेट है पहले। ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि हम लोग वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। वृद्धि दर का मतलब हो गया कि किसी एकांक समय में जो वृद्धि हुई है उसको हम कहेंगे ग्रोथ रेट। द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम में, एकांक समय, इकाई समय में हुई वृद्धि को क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट कहेंगे। अब वृद्धि किस में मापेंगे? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। कोई भी एकांक समय, जैसे 1 घंटे में
कोशिकाएं जितनी नहीं बनी है, मान लो पहले 1000 कोशिकाएं थी और 1 घंटे के बाद उनकी संख्या 1200 हो गई, तो वृद्धि दर हुई 200/1000 गुणा 100। ठीक है, परसेंटेज में निकालें तो, और नहीं तो हाँ सीधा ही हो गया प्रति मिनट के प्रति घंटा उसकी वृद्धि हो गई। 1 घंटे में कितनी संख्या बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, एक दिन में देख सकते हैं, 1 महीने में देख सकते हैं, संख्या में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि नाप सकते हैं। जैसे किसी पादप को नाप लिया फीते की सहायता से और एक निश्चित दिन के बाद में हमने फिर से नापा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद कितनी वृद्धि हुई। पहले मान लो था वो 1 मीटर का, फिर 1.1 मीटर का हुआ 1 सप्ताह में, तो इसका मतलब उसकी वृद्धि होगी 1 सप्ताह में, प्रति सप्ताह वृद्धि हुई 0.1 मीटर पर वीक, उसकी वृद्धि दर हो गई। तो लंबाई में हम माप सकते हैं, शुष्क भार में माप सकते हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि से माप सकते हैं। मुख्य रूप से ये जो वृद्धि दर जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो अर्थमेटिक ग्रोथ, इसको हम कहेंगे अंकगणितीय वृद्धि। 2 प्रकार से वृद्धि होती है मुख्य रूप से, अंकगणितीय और बीजगणितीय। जियोमेट्रिकल वो आगे आएगा, और ये हो गया अर्थमेटिकल। अर्थमेटिक ग्रोथ या अंकगणितीय ग्रोथ में क्या होता है कि एक कोशिका विभाजन करेगी, 2 कोशिकाएं बनाएगी। उन 2 कोशिका में विभाजनशील कोशिका एक ही रहेगी, दूसरी कोशिका विभाजन नहीं करेगी। ठीक है, जैसे देखो ये पहली कोशिका है, इसमें विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, एक को मैंने ब्लू से दिखाया, नई दूसरी कोशिका बनी उसको ग्रीन से दिखाया। अब ये ग्रीन वाली विभाजन नहीं करेगी और ये ब्लू वाली विभाजन करेगी, तो इस ब्लू वाली से 2 कोशिकाएं बन गई। ग्रीन वाली ने विभाजन नहीं किया तो ग्रीन वाली एज इट इज़ आ गई, विभाजन नहीं किया इसलिए इसको डॉटेड एरो से दिखाया, और ये 2 कोशिका बनी। फिर से ये ब्लू वाली ही विभाजन करेगी, ये दोनों ही विभाजन नहीं करेगी। अब भी विभाजन इसका ही करना है, तो इन 3 से बनेगी 4 कोशिकाएं, इससे तो 2 बनी, इसने भी विभाजन नहीं किया, इसने भी विभाजन नहीं किया, इसलिए ये एज इट इज़ आ गई वापस। ये दोनों तो एज इट इज़ आ गए, और इसके विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी। फिर से देखते हैं आगे, इसने फिर से विभाजन किया, तो ये एक कोशिका लगातार विभाजन कर रही है, और इसके फलस्वरूप जो 2 कोशिकाएं बनती हैं उनमें से विभाजनशील एक ही बनी रहती है, दूसरी कोशिका जो बनती है वो विभाजन नहीं करती है। इससे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 कोशिकाएं बनती रहेंगी। यही उस मेरिस्टेम में होता है। विभजोतकी कोशिका, ये विभजोतकी कोशिका हो गई, ये तो लगातार विभाजन करेगी, ये तो लगातार विभाजन कर रही है, लेकिन इसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप संख्या में बढ़ोतरी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे होती रहती है। समझ गए? ये ऐसी वृद्धि कहलाती है अर्थमेटिक ग्रोथ। पादप के विभजोतक में इसी प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं, और आगे एक और बढ़ा दिए मैंने, ये देखो इससे विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, लेकिन ये पहले से 1, 2, 3, 4 थी, इन्होंने विभाजन नहीं किया, ये एज इट इज़ आ गई। ये 4 की 4 तो ऐसे आ गई एज इट इज़। इसने विभाजन किया, 2 कोशिका बनी। ये ब्लू वाली लगातार विभाजन करती रहेंगी, ये ग्रीन वाली विभाजन करना बंद कर देंगी। ठीक है, अब इसको एक आरेख के रूप में देखें। स्लाइड का क्रम संख्या चेंज हो गई। ये देखते हैं, इसी को हम लोग यदि ग्राफ के रूप में देखें तो इधर वाई अक्ष में हमने पादप की हाइट को वृद्धि के रूप में माना है, लंबाई में कैसी वृद्धि हो रही है। ये लंबाई कम थी, फिर बढ़ती जाती है ऐसे, और इधर कोई टाइम लेते हैं, 1 दिन, 2 दिन, या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो यदि इसकी उस अर्थमेटिक ग्रोथ जैसी वृद्धि हो तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसको गणितीय रूप में ऐसे व्यक्त करते हैं। ये ग्राफ और ये जो गणितीय सूत्र है ये NCERT में है, अपने राजस्थान बोर्ड में ये नहीं दिया हुआ है।
ये इसका सूत्र गणितीय रूप में एल टी इक्वल्स टू एल ज़ीरो प्लस आर टी। एल टी मतलब बाद के समय में जो वृद्धि हुई है वो, जैसे ये मान लो 5 महीना, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने, तो ये 6 महीने की वृद्धि, ये एल टी लंबाई कितनी भी, ठीक है। एल ज़ीरो जहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं, मान लो पहले महीने में देखते हैं प्रारंभिक वृद्धि, लेंथ एट टाइम ज़ीरो, तो शुरुआत में वृद्धि कितनी थी वो एल ज़ीरो, और जिस निश्चित समय बाद हम लोग मापन कर रहे हैं वो एल टी, और आर टी, टी तो टाइम हो गया, आर मतलब हो गया ग्रोथ रेट, आर मतलब हो गया ग्रोथ रेट, ठीक है। ये हुआ इस वृद्धि का अर्थमेटिक वृद्धि। अब हम लोग चलते हैं ज्योमेट्रिकल वृद्धि। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, बीज गणितीय वृद्धि। बीज गणितीय अर्थमेटिक ग्रोथ में हमने देखा कि एक कोशिका से दो बनी, उसमें एक ने विभाजन करना बंद कर दिया, विभाजनशील एक रहती, इसने फिर से दो बनाई, एक पहले वाली थी, इसने फिर से दो बनाई, ये दोनों विभाजन नहीं करेगी, विभाजनशील एक रहेगी, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 से हुई। अब लेकिन बीज गणितीय वृद्धि में क्या होता है कि किसी कोशिका के विभाजन से दो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो दोनों विभाजनशील रहेंगी, दोनों विभाजनशील रहेंगी तो 2 से 4 बनेंगी, फिर 4 बनी, वो चारों विभाजनशील रहेंगी तो 4 से 8 बनेंगी, 8 की 8 विभाजनशील रहेंगी तो 8 से कितनी बनेंगी 16 है, ऐसे चलेगा। ये जैसे एक कोशिका है, इसके विभाजन से 2 कोशिकाएं बनी, दोनों विभाजन करेंगी। अर्थमेटिक में इसने विभाजन करना बंद कर दिया था, इसने जारी रखा था, तो 2 से कितनी बनी, इसने 2 बनाई, ये भी 2 बनाएगी, 4। अब ये चारों विभाजन करेंगी तो इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, तो कितने बन गई 8 बन गई। अब ये 8वां विभाजन करेंगी तो 8 से कितनी बनेंगी 16, 16 से 32। ऐसी वृद्धि प्रारंभिक भ्रूणीय कोशिकाओं में दिखती हैं, और कुछ जीवों की संख्या में वृद्धि भी ऐसी होती है शुरुआती, बैक्टीरिया में, वायरसों में, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी भी वृद्धि कोशिका शरीर के अंदर ऐसे होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसी संख्या उनकी बढ़ोतरी होती जाती है, और संक्रमित लोगों की संख्या भी इसी कारण से बढ़ती जा रही है, एक व्यक्ति से 2 में, 2 से 4 में, ऐसे गुणोत्तर क्रम में चलता रहता है। आपने देखा होगा कि कोई तालाब है या पहले कोई जोहड़ था, पानी उसमें था नहीं, बरसात के कारण से उसमें पानी आया, पूरा जोहड़ पानी से भर गया, और कुछ ही दिनों में हम देखते हैं पूरा पानी के ऊपर हरे रंग की शैवाल की परत बन जाती है। तो इतने ज़्यादा शैवाल कैसे आए? तो उन शैवालों की वृद्धि भी इसी प्रकार से हुई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से, और ये इतनी तेज़ी संख्या में वृद्धि होती है कि हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसको समझने के लिए एक कहानी भी एनसीईआरटी की बुक में 12th क्लास में दी हुई है, लोग जनसंख्या वृद्धि बताने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है, कि एक राजा और एक मंत्री हमेशा शतरंज खेलते थे, और कभी राजा जीत जाता था, कभी मंत्री की विजय हो जाती थी। तो एक दिन दोनों में शर्त लगी, राजा ने कहा मंत्री से, आज तुम मुझे हरा दो तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। और मंत्री ने कहा, ने शर्त मान ली, और मंत्री ने कहा कि आप मुझे, यदि मैं जीत जाऊं तो आप मुझे बस कुछ अनाज देना है, आपको मुझे गेहूं देना है। राजा ने पूछा कितना गेहूं लोगे? तो उसने कहा कि बस उतना ही गेहूं लूँगा जितना शतरंज के प्रत्येक खाने में, पहले खाने में 1 दाना रखना है, दूसरे खाने में उसका दुगुना, तीसरे में दूसरे का दुगुना, यानी पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, ऐसे दाने जितने 64 खाने भर जाएं उतने मुझे गेहूं दे देना आप। तो राजा को ऐसे ही शर्त बचकानी जैसी शर्त लगी, उसने उसको मान ली, और दुर्भाग्य से राजा हार गया। राजा हार गया तो शर्त के अनुसार गेहूं मंगाया गया,
और शतरंज के खानों को गेहूं के दानों से भरना प्रारंभ किया गया। पहले खाने में 1 रखा, सेम ऐसे ही, अगले में 2, फिर अगले में 4, फिर अगले खाने में 8। इस प्रकार से आधे भी खाने नहीं भरे। उससे पहले ही राजा को समझ में आ गया कि उसके पूरे राज्य में जितना गेहूँ हैं, उस पूरे गेहूं को भी लाकर यदि दे दिया जाए इस मंत्री को तो भी उसकी पूर्ति नहीं होगी, 64 खाने नहीं भरेंगे। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे है, तो आप कभी कैलकुलेटर लेके देखना, 1 गुणा 2, फिर गुणा 2 करते जाना या बराबर दबाते जाना, अपने आप गुणा 2 होते जाएंगे। तो मुश्किल से 16 बार गुणा होगा और वो कैलकुलेटर जवाब दे देगा संख्या में, ई लिखा हुआ आ जाएगा आगे, वो गुणा करना ही बंद कर देगा। इतनी बड़ी संख्या हो जाती है इनकी, ठीक है। तो यही इन जीवाणुओं के संक्रमण में, इनमें वायरसों के संक्रमण में भी ऐसी स्थिति होती है। ये गुणोत्तर रूप से बढ़ते जाते हैं, तभी इन पर नियंत्रण फिर मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग पादप कोशिकाओं पर चल रहे थे, तो कोशिकाओं में भी ऐसे ही है। और जीवधारी अभी अपने जैसे उस सेवाल की बात की, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह ऐसे करते हैं। लेकिन किसी भी जीवधारी या किसी भी शरीर के अंदर कोशिकाओं की अनंत समय तक ज्योमेट्रिकल ग्रोथ संभव नहीं है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ अनंत समय तक संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। 2 प्रकार के संसाधन, एक तो स्थान और एक भोजन। स्थान और भोजन। अब मान लो वायरस किसी जीव के अंदर घुसा है, किसी मनुष्य के अंदर घुसा है, तो अपनी संख्या ऐसे बढ़ाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन वो बढ़ेगा तो उसको एक प्रकार से एक अंत में किसी ना किसी स्थिति में कोशिकाओं की संख्या कम पड़ने लग जाएगी उसके लिए, है ना। स्थान कम हो गया, भोजन कम हो जाता है। अनंत काल तक इस प्रकार की वृद्धि किसी भी जीवधारी की, ना तो कोशिकाओं में या बाहर से जनसंख्या भी किसी जीवधारी की ऐसी बढ़ोतरी होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संसाधन सीमित है, ठीक है। इसको भी हम लोग ग्राफिकल और इसका गणितीय रूप देखें तो ये ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अब वो सरल रेखीय वक्र बना था, उसमें अर्थमेटिक ग्रोथ में यहाँ पे सिग्मॉइड वक्र बनता है या ऐसा आकार का वक्र बनता है, इसको सिग्मॉइड बोलते हैं। वैसे ही साइज़ या वेट हमने लिया है किसी पादप अंग का या पूरे पादप शरीर का, और यहाँ पे समय लिया है। प्रारंभ में जो वृद्धि है वो मंद गति से होती है, उसको बोलते हैं लैग फेज, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लेते हैं हम लोग। यहाँ तक ये लैग फेज। जैसे अभी हमने संख्या देखी, आपको भी लगा ऐसे कैसे हो सकता है, 1 से 2, 2 4, 4 से 8, 8 से 16, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है ना। 16 से 32, 32 से 64 कोई विशेष नहीं है। लेकिन जब संख्या बहुत बढ़ेगी उसके बाद में, आपने ध्यान दिया होगा अभी कुछ दिन पहले तक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुछ हज़ार में चल रही थी, डेली नए केसेस जो आ रहे थे, है ना। फिर वो बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आया कि कुछ दिन लगातार 12,000, 14,000 ऐसी संख्या आने लगी प्रतिदिन। अब 2-4 दिन पहले तक ये संख्या आ रही थी, सीधे ही डबल हो रही थी, है ना, 28,000, 25,000 ऐसे। और अब पिछले 2-3 दिनों से लगातार लगभग 50,000 केस आ रहे हैं। तो दुगुना होने में बाद में देखो कितनी ज़बरदस्त छलांग लगाते हैं। 10-12 हज़ार से सीधा 27-28 हज़ार प्रतिदिन हो रहे थे, या 25-26 हज़ार प्रतिदिन हो रहे थे, और अब 25-26 हज़ार का डबल हो रहे हैं। लगभग 50,000 रोज़ केसेस नहीं आ रहे। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि जल्द ही प्रतिदिन 1-1 लाख तक केस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सीधे ही डबल, एक दुगुना। तो वैसे ही हुआ, जैसे उस शतरंज के खानों में गेहूं के दाने बढ़ते गए, तो किसी खाने में ऐसे हुआ होगा कि 1 लाख दाने आए तो सीधे ही कितने में 2 लाख, उसके आगे सीधे ही 4 लाख।
तो उसके बाद की जो प्रावस्था होती है वो सबसे खतरनाक, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज़, या इसको लॉग फेज़ भी बोलते हैं, लॉग फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तेज़ी से वृद्धि होती है। फिर उसके बाद में एनसीईआरटी में तो सीधा इसको स्टेशनरी फेज़ बोल दिया, और राजस्थान बोर्ड में एक और फेज़ बताया है कि थोड़ा मंद होगा क्योंकि संसाधन सीमित होंगे, भोजन और आवास सीमित होगा। तो यहाँ पे इसके लिए लिखा है डिमिनिशिंग फेज़, डिमिनिशिंग फेज़। ठीक है, या मंद प्रावस्था या मंदन प्रावस्था कह सकते हैं। और लास्ट में वो स्थिर हो जाएगी, स्थिर। तो पादप के शरीर भी हम लोग देखें तो पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर उसके बाद में तेज़ी से बढ़ता है, फिर उसकी वृद्धि लगभग स्थिर हो जाती है। यही वृद्धि ज़्यादातर जीवधारियों में इसी प्रकार से ये वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसको गणितीय रूप में देखें तो W1 = W0 + E/, या RT, E की घात RT। ठीक है, W1 फाइनल साइज़ है। अब ये साइज़ वेट का हो सकता है, संख्या का हो सकता है, हाइट का हो सकता है, वज़न के रूप में भी ले सकते हैं, जिस चीज़ में हम माप रहे हैं संख्याओं के रूप में माप सकते हैं, या फिर वज़न शुरुआती जहाँ से हम लोग तुलना कर रहे हैं वो W0। फिर E जो प्राकृतिक लघुगणक का आधार जो है, log E जो हम लिखते हैं, log का जो बेस है वो E, और R ग्रोथ रेट, और T समय। W1 = W0 + E, और E की पावर RT। ठीक है, अब ये एक प्रारंभिक जाइगोट में देखते हैं, भ्रूणीय में देखते हैं, भ्रूण में कैसे होता है। ठीक है, शुरुआत में तो होता है चरघातांकीय वृद्धि, ये बीज गणितीय वृद्धि, ज्योमेट्रिकल। 2 कोशिका बनी, दोनों विभाजन करती है, तो 2 से 4, चारों विभाजन करती हैं, तो 4 से 8, पीछे की तरफ और होगी 4, फिर और विभाजन करती है 8 से 16। तो शुरुआत में जियोमेट्रिक फेज़ होता है, सभी कोशिकाएं डिवाइड करती है, तो लिखा है जियोमेट्रिक फेज़, ऑल सेल्स डिवाइड। फिर उसके बाद में कुछ कोशिकाएं ही विभाजन करती हैं, बाकी कोशिकाएं स्थायी कोशिकाओं में, स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाती है। तभी लिखा है, ये जो डार्क ब्लू से दिखा है उसको लिखा है सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीज़न, जो विभाजन करने में सक्षम है, यानी विभजोतक है, और बाकी कोशिकाएं विभाजन करने की अपनी योग्यता या कैपेसिटी जो है वो खो देती हैं। तब लिखा है सेल्स दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो ये है आगे एक तुलनात्मक अध्ययन। अब देखो, एक तो 2 प्रकार का और एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है। एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, वृद्धि दर 2 प्रकार से। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट केवल एक अकेले इंडिविजुअल प्लांट ऑर्गन या प्लांट पार्ट या एक इंडिविजुअल पूरे पादप पर हम लोग चर्चा करते हैं। और दूसरा है तुलनात्मक, जो 2 अलग अलग में हम लोग तुलना करके हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, एक निश्चित समय मान लेते हैं कि दोनों ही पत्तियां, ये ए पत्ती है, ये बी पत्ती है, इसका पहले का जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग सेंटीमीटर है, दूसरी पत्ती बड़ी है, इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों एक निश्चित समय अवधि मान लेते हैं कि 1 सप्ताह में दोनों में 5 वर्ग सेमी की बढ़ोतरी हुई। तो ये ए पत्ती का बाद का साइज़ हो गया 5 वर्ग सेंटीमीटर में बढ़ोतरी हुई। ऐसा ही इसमें वह 50 से 55 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों की एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो दोनों की 5 वर्ग सेंटीमीटर एक निश्चित समय में हुआ है। 1 सप्ताह हम लोग बात कर रहे हैं तो 1 सप्ताह, महीना बात करें तो 1 महीना, 1 दिन बात करें तो 1 दिन में इतनी वृद्धि हुई है, प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति माह जो भी हो, एकांक समय में दोनों की एब्सोल्यूट जो ग्रोथ रेट हुई वो कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम। और वो यूनिट टाइम 1 सप्ताह, 1 महीना जो भी हो। अब लेकिन दोनों की तुलना करें
वृद्धि दर ज़्यादा कितनी हुई, एब्सोल्यूट तो दोनों ही बराबर हुई, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ देखें हम लोग, सापेक्षिक वृद्धि दर देखें तो क्या होगा कि ये 5 से बढ़कर 10 हुआ, तो वृद्धि कितनी हुई उस एक सप्ताह में 5 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करें तो 5/5 गुणा 100, इसका मतलब हो गया 100% वृद्धि हुई इसकी। और इसकी वृद्धि देखें तो पहले 50 था, वो बढ़कर 55 हुआ, तो 5/50 गुणा 100, 5/50 गुणा 100 यानी 10% की ही वृद्धि हुई है। ये दोनों में अंतर हुआ। एब्सोल्यूट तो दोनों की 5 वर्ग सेंटीमीटर है, लेकिन रिलेटिव इसकी 100% वृद्धि हुई है और इसमें वृद्धि हुई है मात्र 10%। ठीक है। अब वृद्धि को मापें कैसे? मापने के 4 तरीके हैं। बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की संख्या गिनकर, तो ये प्राय बैक्टीरिया वगैरह उनमें जो कल्चर करते हैं, कल्चर मीडियम में उनकी संख्या को गिना जा सकता है। बाय इंक्रीज इन शेप ऑफ सेल टिश्यूज़ और एंड ऑर्गन्स, कि उनकी आकृति देख सकते हैं कि कोशिका की आकृति, कोशिका ऊतक या अंगों की आकृति में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बढ़ोतरी हुई है। पत्ती छोटी थी वो बढ़ गई, वो भी हो सकता है। एरिया माप सकते हैं उसका, शेप में यानी एरिया में माप सकते हैं, अभी जैसे हमने देखा था। शुष्क बार में बढ़ोतरी का भी मापन करके किया जा सकता है। और लीनियर मेजरमेंट मतलब नाप कर, सीधा लंबाई नाप कर, लंबाई नाप कर प्राय संपूर्ण पादप का हम लोग वृद्धि करते मापते हैं। इसका एक उदाहरण ये आर्क ऑक्जेनोमीटर कहलाता है। आर्क ऑक्जेनोमीटर चाप वृद्धि मापी हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, गमले में लगे पौधे की जो शीर्षस्थ भाग है उसको किसी धागे से बांधकर ऑक्सीजनोमीटर में गिरी होती है पुली, उसके दूसरी तरफ किसी वजन की सहायता से लटका देते हैं, वजन की सहायता से लटका देते हैं इधर बांध के, और इसका पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। फिर एक निश्चित समय अवधि बाद रोज़ाना नोट करते हैं, या तो एक एक दिन बाद नोट करते हैं, 2-2 दिन बाद या 5-5 दिन बाद नोट करते हैं। जैसे जैसे पादप बढ़ेगा तो पादप बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ऊपर, ये बढ़ेगा तो ये धागा इस वज़न को नीचे भेजेगा, नीचे भेजेगा तो ये गिर्री घूमेगी, गिर्री की सहायता से ये सुई लगी हुई है, ये सुई भी अपनी वृद्धि करेगी, कहीं पाठ्यांक में परिवर्तन आएगा। उस परिवर्तित पाठ्यांक को नोट करके हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सप्ताह में कितनी वृद्धि हुई या एक दिन में कितनी वृद्धि हुई, ये नाप सकते हैं। ये एक प्रकार का लीनियर मेजरमेंट हो गया। ठीक है। अब कारक जो वृद्धि को प्रभावित करते हैं उनका उल्लेख करते हैं। पहला प्रकाश। प्रकाश पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रकाश के भी 3 अलग अलग हम लोग प्रकार अवयव देखेंगे जो पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। उनमें से एक है लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यदि बहुत कम है तो प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होगा, प्रकाश संश्लेषण कम होगा, भोजन कम बनेगा, भोजन कम बनेगा तो फिर शोषण के द्वारा उस ऊर्जा में कम कन्वर्जन होगा तो वृद्धि कम होगी। लाइट इंटेंसिटी यदि बहुत ज़्यादा हो गई तो वो पादप वृद्धि को संदमित करेगा, क्योंकि इसके कारण से पादप के एंजाइम्स वगैरह अन्य जो संवेदनशील जो अवयव हैं, कोशिकाएं हैं, वो नष्ट होने लग जाएंगी, है ना। तो पादप की वृद्धि सीमित हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइट की प्रकाश की गुणवत्ता क्या है, विशेष रूप से रंग या तरंग दैर्ध्य पर निर्भर है। यदि पराबैंगनी या अवरक्त प्रकाश है तो वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होगा। और यदि वो दृश्य प्रकाश, उसमें भी मुख्य रूप से लाल व नीले रंग का प्रकाश है, तो उसमें आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा ऊर्जा उस पर निर्भर है। जितना ज़्यादा भोजन उतने ज़्यादा ऊर्जा कन्वर्जन उसमें श्वसन के द्वारा किया जा सकता है, तो पादप वृद्धि को बढ़ाएगा। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, की कितनी अवधि तक प्रकाश है। ये अनेक पादप, इसी चैप्टर में एक टॉपिक आएगा फोटो पीरियोडिज्म,
कुछ पादप में, बहुत सारे पादप ऐसे हैं जिनमें पुष्पन यानी फूल लगने की क्रिया जो है वो प्रकाश की अवधि पर निर्भर करती है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके आधार पर LDP, SDP, DNP हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब जिनको लंबी अवधि का दिन चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट जिनको कम अवधि का दिन चाहिए। तो वो अलग अलग हम लोग देखेंगे, वो भी इस पर निर्भर करता है कि कितनी अवधि का प्रकाश चाहिए। दूसरा जो कारक है वो है जल। जल पादपों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी पादपों में पर्याप्त होता है तो पादप की कोशिकाएं स्फीत अवस्था में रहती हैं, उनका जीव द्रव्य क्रियाशील रहता है, जीव द्रव्य सक्रिय रहता है। तो उपापचयी क्रियाएं सभी प्रकार की, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो, श्वसन हो, किसी भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हो, सब की सब अच्छे प्रकार से होती है। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन हो, चाहे जल अवशोषण हो, रसारोहण हो, वो सब जल पर निर्भर प्रक्रियाएं हैं। तो जल की पर्याप्त मात्रा होना पादपों के लिए आवश्यक है। पादप की जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य और उसके अंदर होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के लिए जल की उपस्थिति अनिवार्य है। पानी कम होता है तो हमने देखा बीजों में जल के अभाव के कारण से तो वृद्धि रुकी हुई रहती है, निर्जलीकरण रहता है उनमें, शुष्क बीज अपने आप अंकुरित नहीं हुए। और जैसे अब उनको खेतों में बरसात के सीज़न में डाला तो मिट्टी में जो नमी उनको मिली, अंकुरित होकर खेतों में फसलें उगना प्रारंभ हो गई हैं, है ना। तो वो जल पर निर्भर हुआ वृद्धि। टेम्परेचर, तापमान हम लोग बार बार पढ़ते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में उगने वाले पादपों के लिए तापमान अलग अलग चाहिए, लेकिन औसतन हम लोग देखें तो पादपों के लिए अनुकूल तापमान 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और जैसे अपने रेगिस्तानी पादप जो हैं वो और उच्च तापमान पर भी वृद्धि करते हैं, लेकिन सबके लिए अनुकूल यदि रेंज हम लोग देखें तो 10 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम तापमान भी उनके लिए उतना उपयुक्त नहीं है और बहुत अधिक तापमान तो उनके लिए हानिकारक होना ही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति पादप कोशिकाओं को होगी, जीवित कोशिकाओं को तो श्वसन करेंगी तो जो कार्बनिक खाद्य उनके कोशिकाओं में संचित है वो ऑक्सीकृत होगा। श्वसन के फलस्वरूप उनमें ATP के रूप में कन्वर्ट होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। तो अन्य नए अंग, नए पादप कोशिकाएं बनाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसकी पूर्ति उसी ऊर्जा से होनी है जो श्वसन के दौरान प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। खनिज पोषक भी हमने देखा है खनिजों का अभाव होता है मृदा में तो पादपों में विभिन्न त्रुटिजन्य रोग दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो समस्त खनिज चाहिए। जैसे हमने देखा मैग्नीशियम की कमी हो, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं, जिंक की कमी से पत्तियां छोटी रह जाती हैं। तो सभी बहुत महत्वपूर्ण है खनिज। और एक और लिया है PGRs, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनके बारे में अगला टॉपिक हमारा होगा, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इनको हम लोग पहले पादप हार्मोन्स कहते थे, आजकल वृद्धि नियामक पदार्थ बोलते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पादप वृद्धि को बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पादप वृद्धि को संदमित करते हैं। तो उनके बारे में अगला वीडियो हमारा होगा ही। तो ये चैप्टर आपका हमने इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। टॉपिक आपका ये कंप्लीट हुआ, प्लांट ग्रोथ। अब अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, जिनमें ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, ठीक है, इथाइलिन है और साथ में एब्सिसिक एसिड्स है। उनका आगामी वीडियोस में आपको अध्ययन करवाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत आभार।